हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। सर ये स्पेशल क्यों है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। जब एक बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में कोई अमाउंट स्पेंड करता है तो स्पेंड किए हुए अमाउंट को, वैल्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करे? क्या उसे एज अ असेट रिकॉग्नाइज करे, या एज अ इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करे, या एज अ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करे, या एक्सपेंडिचर या लॉस, या फिर कुछ और तरीके से रिकॉग्नाइज करे? चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजी का डिटेल डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इंश्योर करता हूं वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा और एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन। पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट उन सारी टर्मिनोलॉजीज के लिए, सारी टर्मिनोलॉजी का बेस है कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट का डिटेल डिस्कशन जरूरी है। पहले हम कॉस्ट को समझते हैं और कॉस्ट का जब अपन अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए फिर उसके बाद इसको ही हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक बिजनेस या बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ प्रोक्योरमेंट करता है, दैट मीन्स गुड्स, असेट, फैसिलिटीज या सर्विसेज। वापिस से सुनना, गुड्स, असेट, सर्विसेज या फैसिलिटीज का जब प्रोक्योरमेंट किया जाता है, बिजनेस में उन्हें लाया जाता है, बिजनेस में प्राप्त किया जाता है, तो उसके प्रोक्योरमेंट पे जो फाइनेंशियल बर्डन मॉनेटरी सेंस में अराइज होता है उसे कहा जाता है कॉस्ट। मैं इन सारी बातों को एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं। हमने हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपीस में एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी, 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की। उस 10 लाख रुपीस की जब हमने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी तो वेंडर को या तो हम 10 लाख रुपीस दे चुके हैं या फिर 10 लाख रुपीस पे करने का ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट किया। बोलने का मतलब यह है जब हमने हमारे बिजनेस में असेट लेकर आए तो हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन आया मनी सेंस में 10 लाख रुपए का, या तो 10 लाख रुपीस ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर देने का ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर लिया कि फ्यूचर में देना है। बहुत सिंपल वे में मतलब कुछ भी एक्वायर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, जो प्रोक्योरमेंट पर जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा बिजनेस पे उसे कहा जाएगा कॉस्ट। होप सो यहां तक की सारी चीजें क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 पर मंथ। मतलब जब वो एम्प्लॉय फुल मंथ हमें 30 डेज सर्विसेज देगा, फुल मंथ सर्विस देगा, तो सर्विस देने के बाद 1 मंथ उसका मंथ कंप्लीट होने के बाद उसे हमें पेमेंट करना है। या तो हम उसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, मतलब जैसे मंथ एंड हो गया, या मंथ एंड हो जाने के बाद अभी पेमेंट नहीं करा, मतलब वो जो महीने भर उसने सर्विसेज दी उन सर्विसेज को जब हमने प्रोक्योर किया तो उसकी कॉस्ट है 20,000। होप सो मेरी बात समझ में आ रही है कि बिजनेस में कुछ भी प्रोक्योर करना है तो उसके बदले में जो फाइनेंशियल बर्डन अराइज होता है, और वो फाइनेंशियल बर्डन या तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो या फिर पे करने का ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर चुके हो, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट। क्लियर? चलिए हमने कॉस्ट को समझा, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस कॉस्ट को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। आपके पास मान लेते हैं 1,000 रुपीज का अमाउंट है, 1,000 रुपए आपकी जेब में है, और आपको अगर कोई बोले कि ये 1,000 रुपए आपको खर्च करना है तो क्या आप उसे खर्च करोगे? हाँ, आप तभी उसे खर्च करोगे जब उस 1,000 रुपए से रिटर्न बेनिफिट जनरेट होगा। यस, हम इसी स्टोरी को हमारी इस कॉस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब बिजनेस कोई कॉस्ट इंकर्ड करता है तो उसका ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। वर्ड पे फोकस करना, जिसे गुड्स एंड असेट में हमने बात करी थी, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। सिमिलर जब एक बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस के लिए कोई पैसा खर्च करता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है रिटर्न में बेनिफिट जनरेट हो। पर क्या 100% टाइम्स ऐसा जरूरी है कि हम जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो 100% बेनिफिट जनरेट हो? नहीं, कुछ मूवमेंट पर हमें बेनिफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमने बॉम्बे के डीलर को एक ऑर्डर प्लेस किया गुड्स परचेस करने का। उस बॉम्बे के डीलर ने ऑर्डर कंप्लीट करा और हमारे बिहाफ पर गुड्स वहां से
ऑर्डर डिलीवरी डिस्पैच कर दी। पॉइंट क्लियर। हमने बॉम्बे के डीलर को एक ऑर्डर प्लेस करा, बॉम्बे के डीलर ने गुड्स कंप्लीट किया, ऑर्डर कंप्लीट किया और हमारे बिहार पर उसने डिलीवरी वहां से डिस्पैच करी। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जब उसे गुड्स को लेकर आ रही थी इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 100% गुड्स डैमेज हो गया। अब बात यहां पर यह आती है कि जब वो गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास पहुंचने से पहले अगर 100% गुड्स डैमेज हो गया तो क्या हम बॉम्बे के डीलर को गुड्स का अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है? हाँ, हम पे करने के लिए लाइबल है, क्योंकि उसके भी यहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये इन ट्रांजिट में एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बॉम्बे के डीलर का डिफॉल्ट नहीं है। हम यहां पर अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है। उस टोटल गुड्स की कॉस्ट मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, तो यस हमें उस बॉम्बे के डीलर को 5 लाख रुपीस पे करने होंगे। पॉइंट क्लियर? हाँ। तो जब हम कॉस्ट इंकर्ड करते हैं तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जनरेटिंग बेनिफिट और सेकंड, नो बेनिफिट। पॉइंट क्लियर? ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज हमारा ये है कि हम मुनाफा कमाएं, वहां से प्रॉफिट जनरेट हो, वहां से कोई बेनिफिट जनरेट हो। एग्जांपल लेता हूं, होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर कि गुड्स परचेस किया पर जब इन ट्रांजिट में गुड्स था 100% डैमेज हो गया। जब पूरा गुड्स डैमेज हो गया तो उसे बेचा नहीं जा सकता है, मतलब वो 100% लॉस, मतलब हम इसे लॉस की कैटेगरी में कवर्ड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ओके। और इसका एग्जांपल ले, अभी मैंने एग्जांपल लिया जो कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। हमने एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी और जब प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी 10 लाख रुपीस की, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? उस प्लांट एंड मशीनरी से गुड्स जनरेट करेंगे, मार्केट में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। क्लियर? ओके। तो होप सो यहां तक की बात समझ में आ गई कि हम उस पूरी कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जनरेटिंग बेनिफिट, सेकंड, नो बेनिफिट, दैट मींस लॉस। मतलब लॉस उसे कहा जाता है सर जब कॉस्ट इंकर्ड होती है तो कॉस्ट इंकर्ड के रिटर्न में बेनिफिट जीरो, तो कहा जाता है लॉस। अब मैं इस लॉस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब जब टोटल वैल्यू आपको जो रिसीव हो रही बेनिफिट वो नील, या इसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो इसे ऐसा भी बोल सकते हैं सर लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस बेनिफिट। एग्जाम्पल वही हमारा जो गुड्स इन ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुआ, हमने बोला कि हमारे उस गुड्स की कॉस्ट कितनी? 5 लाख रुपए। एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं हल्का सा। इन ट्रांजिट में गुड्स डैमेज हुआ, पर गुड्स डैमेज होने के बाद वो जो स्क्रैप हुआ ना गुड्स का, वो बिक सकता है स्क्रैप वैल्यू, और उसकी स्क्रैप वैल्यू जनरेट हो रही है मान लेते हैं 1 लाख रुपीस। मतलब पूरे गुड्स डैमेज गुड्स को बेचने जाएंगे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो 5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट और 1 लाख रुपए का रिटर्न बेनिफिट, फिर भी यहां पर 4 लाख रुपीस का लॉस है। मतलब हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सर जो कॉस्ट हमने इंकर्ड की और वहां से रिटर्न मिलने वाला बेनिफिट अगर कॉस्ट से कम है तो जो डेफिशिएट जनरेट होगा वो भी लॉस ही होगा। होप सो ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कॉस्ट वो होती है जब हमारे बिजनेस में हम प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स, असेट, फैसिलिटी, सर्विसेज का, तो उसका जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कॉस्ट, और उस कॉस्ट से अगर कोई बेनिफिट जनरेट ना हो, जितना पैसा लगाया रिटर्न जीरो, तो 100% लॉस। और अगर जो कॉस्ट लगाई है बेनिफिट अगर उससे कम है तो जो डेफिशिएट अमाउंट होगा वो भी लॉस होगा। होप सो ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं जनरेटिंग बेनिफिट्स। हम इससे भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले से 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट 2 तरह के होते हैं। बेनिफिट जनरेट हो रहे कॉस्ट इंकर्ड की, कॉस्ट से बेनिफिट जनरेट हो रहे, और 100% हमारा तो इंटेंशन है बेनिफिट अर्न करना। अब जो कॉस्ट से बेनिफिट जनरेट होने वाले वो 2 तरह के होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं।
अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, सिर्फ हमारी इस कॉन्सेप्ट के लिए जितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझना जरूरी पहले उतनी बात करते हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और अकाउंट का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि जब एक बिजनेस अपने होल पीरियड में जो अकाउंटिंग करता है, जो ट्रांजेक्शन्स करता है, उन ट्रांजेक्शन का नेट रिजल्ट पता चले। एक बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है, उन ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, मतलब रिजल्ट मतलब या तो हमने जो भी एक्टिविटी साल भर की, 6 महीने 8 महीने 10 महीने जो भी एक्टिविटी करी, वहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस चीज को फाइंड करना। चलिए, जनरली इस अकाउंटिंग पीरियड को डिनोट किया जाता है 1 ईयर से। क्लियर? जनरली जब भी अकाउंटिंग पीरियड की बात होती है तो यह ऑलवेज 12 मंथ बेसिस पर होता है, पर ऐसा कोई रेजिड रूल नहीं है। कुछ स्टैचू की बात होती है, कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग तरीके से होता है, पर जो जनरल मीनिंग निकाला जाता है वो ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या। तो बेटा लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसा कोई बेनिफिट है, ऐसी कोई कॉस्ट इंकर्ड करी जिससे जो बेनिफिट जनरेट हो रहा है वो एक अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड नहीं है, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी, एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी उसके बेनिफिट मिलेंगे, तो कहा जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट होंगे। पॉइंट क्लियर? और शॉर्ट टर्म का मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड है, मतलब जो कॉस्ट इंकर्ड करी उससे जो बेनिफिट जनरेट हो रहे वो पर्टिकुलर 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। होप सो। लॉन्ग टर्म मतलब जो सिंगल एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी, एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी अगर बेनिफिट जनरेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म, और अगर एक अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड हैं बेनिफिट्स तो कहा जाता है शॉर्ट टर्म। होप सो यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर। चलिए अब इसे भी अपन और फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक, पहले अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म को हम 2 कैटेगरीज में कवर कर सकते हैं। क्लियर? बेनिफिट्स ऑलरेडी टेकन, या हमने डेफर्ड किए हैं। क्लियर? ध्यान से समझना। सर बोलने का मतलब क्या है? हाँ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हमने कोई कॉस्ट इंकर्ड करी, कॉस्ट इंकर्ड करने का ऑब्जेक्ट था बेनिफिट रिसीव करना, बेनिफिट हमने ले लिए, जब बेनिफिट ले लिए तो इसे कहा जाता है एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया था कॉस्ट के लिए, ठीक, कॉस्ट के टाइम पर कि हमने हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, और वो एम्प्लॉय, हमने हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय अपॉइंट किया, और वो एम्प्लॉय 1 महीने तक हमें सर्विस देता है, और उस सर्विसेज की कॉस्ट 15,000 20,000 सैलरी। क्लियर? तो अब मुझे ये बताइए कि जो उसने 1 महीने हमें बेनिफिट पहुंचाया और उसके बदले में 15,000 रुपए की हमने उसे सैलरी दी या देने का ऑब्लिगेशन बना, क्या उस 15,000 के बेसिस पर वो आने वाले कई सालों तक सर्विसेज देगा? नहीं, वो हर महीने काम करेगा और हर महीने सैलरी डिमांड करेगा। पॉइंट क्लियर? मतलब जिस मंथ में उसने वर्किंग की उस मंथ का बेनिफिट हमने वहीं ले लिया, और उस बेनिफिट को आगे कैरी ऑन नहीं किया जा सकता है। मतलब वो 15,000 के बेसिस पर जो 1 महीने की सैलरी दी, उस 15,000 के बेसिस पर उसे ये नहीं बोल सकते अब तो तुझे 3 साल 4 साल 5 साल काम करना है। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, उसे मंथली बेसिस पर अपॉइंट किया था, और मंथली बेसिस पर हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई, बेनिफिट लिए, और वो बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड या उससे कम पीरियड के लिए है, तो जनरली शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर ले लिए तो कहा जाता है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर? ओके, वापिस से समझना। सर कॉस्ट इंकर्ड करी और रिटर्न बेनिफिट नहीं है तो लॉस है, रिटर्न बेनिफिट है पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने जो हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर वो बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे, उसी के अंदर है, तो कहा जाता है वो बिजनेस का शॉर्ट टर्म बेनिफिट। दैट मीन्स वो बेनिफिट अगर ले लिया तो वो एक्सपेंसेस। होप सो एक्सपेंसेस एंड लॉस का क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन या मीनिंग
क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर हमने कॉस्ट इंकर्ड करी, बेनिफिट लेना ऑब्जेक्ट है, बेनिफिट जो लेंगे वो शॉर्ट टर्म नेचर के बेनिफिट है, उसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और वो अभी बेनिफिट हमने अवेल नहीं किए, पॉइंट को समझना, वो बेनिफिट अभी तक हमने एंजॉय नहीं किए। एग्जांपल, मैंने मेरे बिजनेस में इस इंक की बॉटल, मान लेते हैं मुझे साल भर में ऐसी 200 बॉटल्स की नीड है, मैंने 200 बॉटल्स परचेस करी, क्लियर, ओके। पर पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जब मैंने 200 बॉटल परचेस करी तो कॉस्ट इंकर्ड हुई, प्रोक्योरमेंट, ओके। ऑब्जेक्ट था बेनिफिट लेना, और मुझे ये पता है कि ये जो 200 बॉटल जब परचेस करूंगा तो 200 बॉटल 1 ईयर में कंज्यूम हो जाएगी बेनिफिट। तो अगर एक साल में पूरी बॉटल कंज्यूम कर ली तो फिर एक्सपेंसेस। पर अगर मान लेते 200 में से इस बार सिर्फ 150 बॉटल ही यूज हुई और 50 बॉटल अभी भी अनयूज्ड है, तो बेनिफिट उन 50 बॉटल्स का, जो 150 बॉटल्स है वो तो यहां आ जाएगी, पर जो 50 बॉटल अभी तक यूज नहीं हुई है, जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाएगी, मतलब अभी ये बॉटल हमारे पास रखी हुई है, दैट मीन्स होल्ड पर है। पॉइंट क्लियर। अब इसे क्या नाम देंगे, इसे अपन थोड़ा सा बाद में देखते हैं, और इस टॉपिक को होल्ड पे रखते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर। हाँ, होल्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि पहले इसे एक्सप्लेन कर दूं, और इसे एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, होप सो यहां तक का पूरा डिस्कशन क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म वो जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड है, और जो एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी अगर बेनिफिट उसका है मिलेगा तो कहा जाता है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म को जनरली नाम दिया जाता है एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर, ओके। मतलब जो भी अगर हम कोई कॉस्ट इंकर्ड कर रहे हैं उससे अगर बेनिफिट जनरेट हो रहे, और बेनिफिट अगर लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी बेनिफिट अगर देंगे तो कहा जाता है एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर यहां तक। लॉस, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। जब एक बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में कोई कॉस्ट इंकर्ड करता है, ऑब्जेक्ट है बेनिफिट लेना, और वो बेनिफिट अगर लॉन्ग टर्म के लिए है। एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल समझ जाता हूं। मैंने इंक की बोतल परचेस करी, ऑब्जेक्ट क्या था, सर एक साल में इसे कंज्यूम करूंगा और बेनिफिट ले लूंगा, क्लियर, दैट मीन शॉर्ट टर्म। और बेनिफिट अगर कंज्यूम कर लिए बेनिफिट ले लिया तो फिर वो एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय ने सर्विसेज दे दी, महीने भर काम कर दिया, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी हम कंज्यूम कर चुके हैं, बेनिफिट अवेल कर चुके हैं। पर बात यहां पर यह आती है कि सर अब इसका जो 50 बॉटल्स है अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक। मैं एग्जांपल वापिस आता हूं मेरे इसी एग्जांपल में। हमने हमारे बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की, एक्वायर करने के पीछे ऑब्जेक्ट बेनिफिट लेना, और वो प्लांट एंड मशीनरी क्या वर्क करेगी सर, बिजनेस के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, और बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, और उस गुड्स प्रोड्यूस को हम बेचेंगे। पॉइंट क्लियर। हाँ, और वो जो प्लांट एंड मशीनरी है, क्या वो एक साल ही प्रोडक्शन करेगी या एक साल के बियॉन्ड भी जाकर वो प्रोडक्शन करेगी, सर वो एक साल के बियॉन्ड जाके भी प्रोडक्शन करेगी, इसीलिए उसे हम लेकर आए लॉन्ग टर्म में एक्सपेंडिचर में। अब वो एक्सपेंडिचर सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, बहुत ध्यान से सुनना अगले एग्जांपल को। और
हमारे बिजनेस ने ये प्लानिंग करी कि यार हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक, हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, या मान लेते चलो नेशनल मार्केट है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे प्रोडक्ट को लोग जानते, पब्लिक जानती है। तो हमने बोला सबसे बेस्ट अभी अपॉर्चुनिटी है कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है T20 का, और इस मोमेंट पर हर कोई अपने घरों की टीवी ओपन करता है, हर बिजनेस पर्सन, हर कोई देखता है, ऑलमोस्ट इंडिया में क्रिकेट के हर कोई दीवाने हैं। तो हमने बोला यार ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने की, और हमने एक हेवी एडवर्टीजमेंट प्लान किया। हमने बोला इसके बाद आने वाले 3-4 सालों तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, मतलब एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसका इंपैक्ट आने वाले कई सालों तक देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट क्लियर? हमने बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एडवर्टीजमेंट करा, और मान लेते उस टोटल एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट 10 करोड़। क्लियर? अब वो जो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट खर्च किया हमने, कॉस्ट इंकर्ड करी, बेनिफिट लेने का ऑब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो आने वाले 2-3-4 सालों तक, सर वो एडवर्टीजमेंट क्या करेगा? बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बिजनेस के कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेस का सेल इंक्रीज होगी, और जब सेल इंक्रीज होगी उस एडवर्टीजमेंट के रीजन से, तो उसका बेनिफिट 1 साल तक नहीं कई सालों तक देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट क्लियर? तो 2 एग्जांपल लिए, पहला प्लांटेन मशीनरी एक्वायर करी, और दूसरे में हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए। फर्स्ट एग्जांपल हमने प्लांटेन मशीनरी का लिया, और सेकंड एग्जांपल हमने एडवर्टीजमेंट का लिया। सर आपने प्लांटेन मशीनरी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के नीचे लिख दिया और एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू। हाँ, प्लीज ध्यान से समझना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, सिर्फ उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे जाके जब अकाउंटिंग पर आएंगे तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूंगा। पॉइंट को समझना। सर जब एक बिजनेस अपने बिजनेस में कोई पैसे खर्च करता है, और पैसे खर्च करने के बाद उसे बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट 2 तरह के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो वो भी 2 कैटेगरी में, सर क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में या डेफर्ड रेवेन्यू। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, जो डिफरेंशिएट करेगा कहां, अगर आपने कोई कॉस्ट इंकर्ड करी और उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट होने वाला है, और उस लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिससे जनरेट होगा, जो कॉस्ट इंकर्ड करी, क्या वो एक असेट क्रिएट करके जा रही है? पॉइंट को समझना, क्या एक वो असेट क्रिएट कर रही है, उसकी खुद एक वैल्यू है, क्या उसे बेचने पर कुछ अमाउंट जनरेट हो सकता है? अगर ऐसा है तो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने पैसा खर्च किया, लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट है, पर जो पैसा खर्च किया उससे कोई असेट जनरेट नहीं होगी, बेनिफिट जरूर 1 से ज्यादा सालों तक मिलेगा, पर उसकी इटसेल्फ कोई असेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, वो आएगा डेफर्ड रेवेन्यू। एग्जांपल लेता हूं, आज प्लांटेन मशीनरी बिजनेस ने एक्वायर करी प्रोडक्शन करना और गुड सेल करने के लिए। हम बात करते हैं, हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, 2 मिनट के लिए समझना। अगर उस प्लांटेन मशीनरी को एक्वायर करने के बाद अगर उस प्लांटेन मशीनरी को बेच दिया जाए, तो क्या वो प्लांटेन मशीनरी इटसेल्फ कुछ अमाउंट रिकवर करके दे सकती है? यस। तो कहां जाता है सर? ऐसी असेट जो असेट क्रिएट कर रही है और रियल असेट जनरेट कर रही है, तो कहां जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर पैसा खर्च किया, बेनिफिट भले 1 से ज्यादा सालों तक मिले, पर वो पैसा खर्च करने के बाद एडवर्टीजमेंट पे 10 करोड़ का खर्चा किया, उस 10 करोड़ के अमाउंट को खर्च करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे ये 10 करोड़ के अमाउंट को आप 10,000 में खरीद लो या 100 रुपए में खरीद लो, आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो चुका है, मेरा नाम, मुझे फेम मिल चुका है, पर वो जो अमाउंट खर्च किया उससे कोई असेट क्रिएट नहीं हुई। प्लांटेन मशीनरी खरीदी तो जो पैसा खर्च किया उससे एक असेट आई, इटसेल्फ असेट जनरेट हुई, और वो असेट की अपनी खुद की ऑन वैल्यू है, उसको बेचेंगे तो वो अपने दम पर पैसा रिकवर करके देगी, तो कहां जाता है? रियल असेट। और जब ऐसा कोई असेट क्रिएट नहीं होती है और सिर्फ बेनिफिट जनरेट होने वाला है, तो कहां जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू। इसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। इसके और भी एग्जांपल लेता हूं, पर इसे कहां जाता है? अदर वे में, फिक्टिशियस असेट। प्लीज ध्यान से समझना, मैंने बात करी रियल असेट और इसे नाम दिया
फिक्टिशियस असेट। रियल असेट वो असेट है जब उस असेट को बेचेंगे तो वो खुद आपको पैसा जनरेट करके दे, उसके प्रोडक्शन से बेनिफिट नहीं। और फिक्टिशियस मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को बेचने जाएगा, उसका कोई खरीदार, कोई बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो उसे कहा जाता है फिक्टिशियस असेट। इसका एक अकाउंटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। होप सो यहां तक का पूरा मैटर क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। होप सो यहां तक की सारी चीजें क्लियर। फर्स्ट कैटेगरी, सर कॉस्ट इंकर्ड करी बेनिफिट लेना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के बियॉन्ड भी बेनिफिट मिलेगा, और वो रियल असेट क्रिएट कर रहा है, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस असेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, सर जो अमाउंट स्पेंड किया, जो पैसा खर्च किया, उस असेट से बिजनेस बेनिफिट जनरेट होगा। क्या होता है देखते हैं। और अदर बेनिफिट जनरेट होंगे, या ऐसा बोला जा सकता है, चलो इसको इस तरीके से, या उसे कोई अदर बेनिफिट जनरेट होंगे। चलिए देखो, हमने रियल एसेट क्रिएट करी, कॉस्ट इंकर्ड करी, बेनिफिट जनरेट होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट, और रियल एसेट जनरेट होगी। अब वो एसेट हमें बेनिफिट कमा कर देगी, पॉइंट को समझना। प्लांट एंड मशीनरी इसलिए परचेस करी कि बिजनेस में वो प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, सेल बढ़ाएगी, और वो गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करके बेनिफिट कमा कर देगी। पॉइंट क्लियर? असेट को बेचना नहीं है, बस रियल असेट के एग्जांपल के लिए बात की थी। पॉइंट क्लियर? हाँ। अब अगर वो असेट आपके बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है, अब मेरे बिजनेस का मैं अपनी बात करता हूं। पहले मैंने मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, क्लासरूम के लिए एयर कंडीशनर खरीदा, कैमरा खरीदा, ये सारी की सारी असेट मेरे बिजनेस की रियल असेट है, क्योंकि इन असेट को जब बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। ओके, और ये सारी असेट मुझे मेरे बिजनेस के बेनिफिट, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। रियल असेट एक वो जो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे, और एक रियल असेट वो जो बिजनेस के अलावा कहीं और से अगर पैसा अर्न करना है, क्योंकि मेरा एफर्ट्स बिजनेस में, मैं चाहता हूं मैं, और मेरे पास कुछ सरप्लस रखा हुआ है, मैं उस मतलब मैं मेरे बिजनेस में अपने बिजनेस के अलावा भी और अलग अदर वे से भी बेनिफिट अर्न करूं और एडिशनल बेनिफिट अर्न करूं, तो फिर वो असेट अदर बेनिफिट जनरेट करके दे रही है। मतलब मैं अपने ऑन एफर्ट से अर्न करूंगा बिजनेस के, मतलब मेरे एफर्ट्स मेरे बिजनेस में, और अपने एफर्ट्स बिजनेस के एफर्ट से अर्न होगा तो बिजनेस बेनिफिट, और अदर के बेनिफिट से अगर पैसा जनरेट होगा तो वो कहलाएगा अदर बेनिफिट। पॉइंट क्लियर? ओके, वापिस से समझना, सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं। सर कॉस्ट इंकर्ड की, बेनिफिट जनरेट हो रहा है, लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट है, रियल असेट जनरेट हो रही है, और रियल असेट दो तरह की, एक जो बिजनेस के मुनाफे को कमाने में कंट्रीब्यूट करेगी, और एक वो क्योंकि हमारा पूरा एफर्ट्स हमारे बिजनेस में, मैं अपनी कोचिंग क्लास छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मैं और भी अलग सोर्सेज से पैसा कमाऊं, अदर सोर्सेज से मेरे पास बेनिफिट जनरेट हो, तो ऐसी कोई अगर और असेट जनरेट करिए जो और आपको बेनिफिट जनरेट करके देगा, तो उसे हम ले रहे हैं सेकंड कैटेगरी में। होप सो एग्जांपल समझ में आया, सॉरी पॉइंट समझ में आया। अब एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, पर इसे एक्सप्लेन करने से पहले बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूं ये अकाउंटिंग सेंस में डिफाइन कर रहा हूं, किसी भी तरह से ये जनरल मीनिंग नहीं है। अकाउंटिंग करते टाइम ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, स्पेशल वे में ध्यान रखना है। क्लियर? अब ध्यान समझना, अदर बेनिफिट मैं इसे नाम दे रहा हूं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग हम इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। चलिए मैंने नाम दे दिया, पहले अब इसे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मैं फुल फोकस मेरे बिजनेस का टीचिंग में है।
पर मेरे पास कुछ सरप्लस है, मैंने उस सरप्लस को इन्वेस्ट किया किसी और दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने में। जो शेयर्स खरीदे मतलब मैंने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, वहां से शेयर्स, डिबेंचर या शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहां से शेयर्स एक्वायर करे, और वो शेयर्स की जो टोटल कॉस्ट है 50,000, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेनिफिट अर्न करना, ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट, और उससे रियल एसेट जनरेट हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी टीचिंग से मुझे मुनाफा कमा कर नहीं देंगे, मुझे बाहर से पैसा कमा कर देंगे, अदर बेनिफिट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि जब एक पर्सन अपने बिजनेस के सरप्लस को रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं समझ रहे, वो सिंपल वे में, क्योंकि 11th है हमारा, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बेनिफिट के अलावा कोई बाहर के और बेनिफिट भी हम कमाना चाहते हैं, तो फिर वहां अगर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। पॉइंट क्लियर? ओके, मतलब हमने जो कॉस्ट इंकर्ड करी है उसे कहा जाएगा इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट। इस कैटेगरी में जब बिजनेस बेनिफिट, तो इसे कहा जाएगा बिजनेस की फिक्स्ड असेट। पॉइंट क्लियर? हम बात कर रहे हैं जब ये कॉस्ट इंकर्ड करेंगे तो यहां तक अगर आ रही है तो वो फिक्स्ड असेट है, यहां से होते हुए अगर यहां से होते हुए अगर यहां आ रही है तो इन्वेस्टमेंट, यहां से होते हुए यहां आ रहा है तो वो एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर? ओके, चलिए एक पॉइंट और भी डिस्कस करता हूं, होप सो यहां तक की सारी चीज क्लियर, अभी बहुत सारा डिस्कशन पेंडिंग है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसका एक छोटा सा डिस्कशन है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बना है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट, अभी इसको फर्दर कैटेगरी करूंगा मैं, ठीक। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्लियर किया है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का कोई खर्चा नहीं होता है। सिर्फ बस अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, इसका यहां पर डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको क्लियर बोला ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पॉइंट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो फिक्स्ड असेट है मैं इसे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए अब इस फिक्स्ड असेट को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट कैटेगरी टेंजिबल असेट, और सेकंड कैटेगरी इंटेंजिबल असेट। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या, ध्यान से समझना सर। टेंजिबल असेट मतलब वो असेट जो कैन बी टच, कैन बी सीन, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल असेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, वो सारी की सारी असेट टेंजिबल। मतलब बिजनेस में कॉस्ट इंकर्ड करिए, ऑब्जेक्ट बेनिफिट जनरेट करना, बेनिफिट लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रियल असेट, और वो रियल असेट बिजनेस का बेनिफिट कमा कर देगी, बिजनेस के बेनिफिट में कंट्रीब्यूट करेगी, तो वो सारी असेट जो जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट मींस टेंजिबल असेट। पॉइंट क्लियर? ओके, चलिए इसका एग्जांपल अगर आप चाहो तो लिखना एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है, जिसका डिस्कशन यहां करना मुझे जरूरी लगता है। ये अगेन इंटेंजिबल असेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब सबसे पहले इंटेंजिबल असेट क्या, असेट 2 कैटेगरी की होती है बिजनेस के, जो बिजनेस के बेनिफिट अर्न करने में हेल्प करती है। 2 तरह की असेट होती है, ध्यान से समझना। अपन यहां एग्जांपल लेते हैं कैडबरी कंपनी का। सबसे पहले इंटेंजिबल असेट को समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों के माइंड में कि इंटेंजिबल का मतलब क्या। मैं अगर आपसे एग्जांपल लूं, इंटेंजिबल का मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन, जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, उसे कहा जाता है इंटेंजिबल। पर प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, प्रैक्टिकल वे में, जनरल वे में, तो ये गलत है। हम बोलते हैं लाइसेंस, तो भैया मतलब इसकी कैटेगरी में क्या था, लाइसेंस, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा। ज्यादा डिटेल में नहीं आता, एक सिंपल से आपने कोई लाइसेंस, किसी बिजनेस को चलाने का लाइसेंस है आपके पास, वो कहा जाता है इंटेंजिबल। पर लाइसेंस तो एक पेज पर होगा ना, सर्टिफिकेट होगा ना, हाँ, कैन बी टच, कैन बी सीन। पॉइंट क्लियर? तो चलिए
आज हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। सर एग्जैक्टली इंटेंजिबल एसेट क्या? सॉफ्टवेयर की बात करें वो भी इंटेंजिबल एसेट, पर वो एक फ्लॉपी पर होगा, या तो वो हार्ड डिस्क में होगा, पेन ड्राइव में होगा, सीडी में होगा, या डीवीडी में होगा। है तो किसी ना किसी मीडिया पर, कैन बी टच, कैन बी सीन, अगेन वो भी टेंजिबल नहीं। पर ऐसे इंटेंजिबल एसेट में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल पहले लेता हूं। मैं ऑथर हूं, ये मेरा ऑन डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला है। आप किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा एक ही बेस लेकर इन सारी चीजों को इतना डिटेल डिस्कशन, ये मेरा खुद का जनरेट किया है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ाने की अप्रोच फॉलो करता हूं। तो मान लेते हैं कि किसी पब्लिशर को मेरी ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी, उसने मुझसे अप्रोच किया, मैंने क्या करा, तो जो भी चीजें मैं अपने इन्वेंट करता हूँ, मतलब जब भी फ्री टाइम होता है तो कैसे बच्चों को अगर इजी वे में समझ में आए, तो उसके लिए कॉपी पर कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो इस तरह से एक फॉर्मूला इन्वेंट किया इन सारी चीजों को एक ही साथ समझने के लिए। अब वो किसी ऑथर ने ये लेक्चर देख लिया, उसको पसंद आ गया, उसने मुझे अप्रोच किया कि सचिन सर हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। क्लियर? क्या बोला? ध्यान से सुनना। सर हम आपने जो लिखा है, आपने जो सारी चीजों के अकाउंट्स के को एक्सप्लेन किया है आपके तरीके से, मैं चाहता हूं मेरे पब्लिकेशन में आपकी बुक प्रिंट हो। बुक प्रिंट होने का फायदा होता है, मैं आपको वो चीज छोटा सा पहले फायदा बताता हूं। अगर मैं बुक प्रिंट करूंगा, मेरे नाम से बुक मार्केट में प्रिंट होगी, तो जितनी कॉपी मार्केट में बिकेगी उन कॉपी पर मुझे रॉयल्टी मिलेगी, एक तरीका मतलब कमीशन मिलेगा, सिंपल वे में। पर मैंने पब्लिशर से क्लियर बोला कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ इस तरह का कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हूं, एग्रीमेंट के लिए रेडी हूं, पर मेरी कंडीशन ये है कि मुझे कॉपी पर बेसिस पर कॉपी कितनी बिक रही है मैं उसका हिसाब नहीं रखूंगा, आप तो मुझे एडहॉक पेमेंट कर दो। पॉइंट को समझना, मैंने क्या बोला, आप मुझे एडहॉक पेमेंट कर दो, मतलब लमसम पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आने वाले 2 सालों तक। उनने मुझे एक लमसम पेमेंट दिया। पॉइंट को समझना, मान लेते हैं कि पूरा एग्रीमेंट हुआ 15 लाख रुपीस का, एक क्लास 11th और 12th की अकाउंट की बुक मैं पब्लिश कर रहा हूं मेरे नाम से, मतलब लिख कर दे रहा हूं, पब्लिशर पब्लिश करेगा, ठीक। और 2 साल तक मुझे उस अकाउंट की बुक में करेक्शन करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट मार्केट में जाए उसके लिए, ठीक। पॉइंट को समझना। अब जो मैंने बुक लिखी अल्टीमेटली क्या है, वो तो एक कॉपी में लिखा हुआ है। कॉपी की वैल्यू कितनी, मान लेते हैं 100 रुपीज। कॉपी की वैल्यू कितनी, मान लेते हैं 100 रुपीज। कितने पेन मैंने यूज किए, मान लेते हैं 2-3 रिफिल यूज हो गई, और टोटल मिला के पेन की कॉस्ट हो गई 400 रुपए। बहुत अच्छे अच्छे पेन यूज किए, तो टोटल मिलाकर एक कॉपी को लिखने की टोटल कॉस्ट कितनी, 500 रुपए। पॉइंट क्लियर? क्लास 11th के लिए 500 रुपए में मेरा टोटल काम हो गया। और ये कॉपी, अब ये जो मैंने कॉपी करा है, जो सारी चीजें, इसको कोई कॉपी ना करे, मतलब मैंने इन्वेंशन किया, मैंने इतना एफर्ट लगाया, और कोई मेरी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर ले, मतलब मेरी टेक्निक को फॉलो कर ले और अपनी बुक अपने नाम से प्रिंट कर ले, तो मैं क्या करता हूं, अपनी कॉपी को रजिस्टर्ड करवाता हूं कॉपीराइट एक्ट में, कि इस तरह से कोई भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता है। पॉइंट क्लियर? इस तरह से कोई भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता। हाँ, आप अपने हिसाब से कोई और नया तरीका ढूंढ लो। तो मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर 5,000 रुपए का खर्चा हो गया, टोटल मिलाकर कितना पैसा खर्च हुआ, 5,500। ये 5,000 का रजिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल ले रहा हूं। पर मुझे बदले में इस कॉपी के एक कॉस्ट इंकर्ड करी मैंने बेनिफिट लेने के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, रियल एस्टेट जनरेट हो रही है, और बिजनेस का बेनिफिट है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, बिजनेस के बेनिफिट के लिए। और बिजनेस के बेनिफिट में ये जो कॉपी है, इससे ये मुझे बेनिफिट जनरेट करके दे रही है। पॉइंट क्लियर? कॉस्ट इंकर्ड 5,500, ऑब्जेक्ट बेनिफिट जनरेट होना, लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट जनरेट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि रियल एसेट है, कैन बी टच, कैन बी सीन, इट्स सेल्फ वैल्यू, क्योंकि बेच रहा हूं, बेचने पर पैसा मिल रहा है, रियल एसेट। और ये कैटेगरी बिजनेस का बेनिफिट, बिजनेस के बेनिफिट में फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट में टेंजिबल या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। क्यों सर? चलिए, कॉपीराइट को कहा जाता है इंटेंज, कैन बी टच, कैन बी सीन नहीं, ये पर इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल वर्ड का मीनिंग क्या? सर आप तो देख सकते हो, छू सकते हो, फिर इसको इंटेंजिबल क्यों बोल रहे हो? हाँ,
बहुत एक एग्जांपल ले रहा हूं, हर जगह पर अप्लाई करना, उसके बाद भी डाउट बने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट करना, और अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें होंगे सारे डाउट कवर करूंगा, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जब इस कॉपी की टोटल कॉस्ट कितनी 5,500, 5,500, पर क्या इस कॉपी के रीजन से पब्लिशर मुझे पेमेंट दे रहा है? नहीं। पब्लिशर जो मुझे पेमेंट दे रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट को समझने का, ध्यान से समझ, पब्लिशर जो मुझे पैसा दे रहा है वो इसके फिजिकल सब्सटेंस का नहीं दे रहा है। पब्लिशर जो मुझे पैसा दे रहा है इसके फिजिकल सब्सटेंस का पैसा नहीं दे रहा है, वो मुझे जो पैसा दे रहा है वो इसके अंदर इनहेरेंट कंटेंट का दे रहा है। इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के रीजन से, मतलब अगर किसी फिजिकल मीडिया पर कोई चीज अगर है और उसकी वैल्यू उसके फिजिकल सब्सटेंस से अगर डिराइव नहीं होती है, किसी अदर फैक्ट के रीजन से, फिजिकल मीडिया फिजिकल सब्सटेंस से वैल्यू डिराइव नहीं होती है, किसी अदर वे से डिराइव होती है, तो कहा जाता है इंटेंजिबल असेट। कॉपी की वैल्यू 5,500 रजिस्टर्ड करने के साथ, पर 5,500 के कारण इसकी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के रीजन से, इसीलिए ये कवर्ड होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट। पॉइंट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, कोडिंग करता है, और उसे एक पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी, बहुत छोटी सी आने लग गई आजकल, और पेन ड्राइव में उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कवर कर लेता है। पेन ड्राइव की टोटल वैल्यू 400 रुपए, 500 रुपए, पर वो सॉफ्टवेयर जो सेल आउट कर रहा है वो लाखों में सेल कर रहा है। अगेन वही बात कि सर फिजिकल मीडिया पेन ड्राइव से उसकी वैल्यू डिराइव नहीं हो रही है, उसके अंदर जो कंटेंट इनहेरेंट है उस कंटेंट के रीजन से अगर वैल्यू जनरेट हो रही है तो कहा जाता है इंटेंजिबल असेट। पॉइंट क्लियर? इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें इंटेंजिबल असेट। होप सो क्लियर? मैंने गुडविल का एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि गुडविल को किसी और लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। पॉइंट क्लियर? चलिए होप सो यहां तक की सारी चीजें क्लियर। मैंने जितने प्रॉमिस किए थे सारे किए, एक छोटा सा पॉइंट हमारा पेंडिंग है, वो ये सर, ये 50 बॉटल्स का अब क्या? ठीक, वापिस से देखो, कॉस्ट इंकर्ड की, ऑब्जेक्ट का बेनिफिट जनरेट करना, लॉन्ग टर्म नेचर का बेनिफिट, रियल एसेट जनरेट होगी तो कैपिटल, बिजनेस बेनिफिट के लिए है तो उसे नाम दिया जाता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या, पहले उसको भी थोड़ा सा एलोबरेट करो। प्लांट एंड मशीनरी, आने वाले कई सालों तक उसका फिजिकल सब्सटेंस एज इट इज रहेगा, यस और नो? वो आने वाले कई सालों तक अपने फॉर्म को मेंटेन करेगी, उसे किया जाता है। ऐसी एसेट जो सालों साल चलेगी एक जैसे, उसे कहा जाता है फिक्स्ड एसेट। क्लियर? इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब ये कॉपीराइट 2 साल तक पब्लिशर को बेनिफिट देगा, मैंने कॉपी लिखी, मेरे को तो सालों साल ये बेनिफिट देगी। क्लियर? तो एक जैसा बेनिफिट, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। पॉइंट क्लियर? चलिए अब अगर हम बात करते हैं सर कॉस्ट इंकर्ड करी, ऑब्जेक्ट है बेनिफिट लेना, इंटेंशन था कि यार जब मैंने 200 बॉटल खरीदी, क्या मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट था कि इसको मैं 50 साल तक यूज करूंगा? नहीं ना, या 4 साल तक नहीं, मेरा तो ऑब्जेक्ट था साल भर में मुझे 200 बॉटल का कंजम्पशन है इंक की, तो 200 बॉटल्स की नीड होती है, 150 कंज्यूम हो गई पर 50 बच गई, लॉकडाउन लग गया इसलिए। ठीक, अब जो 50 बॉटल्स बच गई वो अभी कंज्यूम नहीं हुई, ध्यान से समझना, पर ये 50 बॉटल जो बच गई है ये इटसेल्फ इसकी एक वैल्यू है, हाँ या ना? अगर ये बॉटल को मैं स्टेशनरी वाले को बेचने चले जाओ या किसी और टीचर को बोलूं यार एक काम करो इसको खरीद लो, तो वो खरीद लेंगे ना, क्योंकि मार्केट में रेट अभी जंप हो चुका है। पॉइंट क्लियर? मैंने जिस लागत पे खरीदा, या मान लो मैं कुछ पैसा भी दे दूं और कम कर दूं, डिस्काउंट दे दूं, बात यह है क्या इसकी इनहेरेंट वैल्यू है? हाँ सर, मतलब ये कंज्यूमेबल है मेरे बिजनेस के लिए। कंज्यूमेबल क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने बेनिफिट नहीं लिया तो अगर होल्ड किया है तो वो होल्ड किया है वो कहलाता है बिजनेस की करंट असेट, और ये कवर्ड होगा बिजनेस की करंट असेट में। हम गुड्स खरीद के लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट होता है
बेचकर मुनाफा कमा लेंगे, ऑब्जेक्ट होता है बेचकर मुनाफा कमा लेंगे, और जब वो गुड्स नहीं बिका, हमारे पास रखा हुआ है, तो क्या अभी बेनिफिट लिया? नहीं। कॉस्ट इंकर्ड करी, ऑब्जेक्ट था, बेनिफिट लेना शॉर्ट टर्म बेनिफिट, क्योंकि गुड्स को होल्ड करने का इंटेंशन नहीं होता है, पर गुड्स नहीं बिका तो वो आ जाएगा एज अ स्टॉक करंट असेट। पॉइंट क्लियर? यस। चलिए अब हमारे कुछ एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स पेंडिंग है, उन्हें कंप्लीट करके आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या? तो बेटा जिसे अपन ने बात करी थी बिजनेस बेनिफिट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस को स्टैब्लिश करा है और उस ऑब्जेक्ट से प्रॉफिट को हमें अर्न करना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस बिजनेस को स्टैब्लिश करा है और उस ऑब्जेक्ट से बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसके जो रूटीनल एक्टिविटी है, जो डे टू डे ऑपरेशन है, उस डे टू डे ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बिजनेस जो भी एक्सपेंसेस करता है उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। चलिए कॉस्ट इंकर्ड करी, ऑब्जेक्ट था बेनिफिट लेना, बेनिफिट जिस समय कॉस्ट इंकर्ड करी उस समय वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म बेनिफिट के इंटेंशन से पैसा खर्च किया, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट। बेनिफिट अगर ऑलरेडी ले लिए, जैसे अपन ने बात करी एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय ने काम किया, बेनिफिट ले लिया, बिजनेस का एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर? चलिए अब और भी एक दो छोटे मोटे पॉइंट। जब हम यहां पर आते बेटा रियल एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसे नाम दिया जाता है लॉन्ग टर्म असेट भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को नाम दिया जाता है लॉन्ग टर्म असेट भी। पॉइंट क्लियर? चलो, और इसी तरीके से अगर बात करें, जो ये करंट असेट है इसे नाम दिया जाता है शॉर्ट टर्म असेट भी। क्लियर? मतलब जितनी भी हमारे बिजनेस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रियल असेट को जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की बुक में एज अ लॉन्ग टर्म असेट होती है, और लॉन्ग टर्म असेट में रियल असेट आती है, और इन रियल असेट को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। सॉरी, रियल असेट को हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बिजनेस बेनिफिट और अदर बेनिफिट, मतलब फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर फिक्स असेट को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जितनी भी करंट असेट होती है वो सारी करंट असेट बिजनेस की शॉर्ट टर्म असेट होती है। होप सो जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। चलिए अभी भी अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डाउट पूछना, या मेरे जो नंबर है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।